हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है धागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। मैं आज आपके लिए स्पेशल 40 एमसीक्यूज की सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस 40 क्वेश्चंस की सीरीज में हम जो 12 जुलाई से 18 जुलाई तक हमने जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं धागर कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पे, उनमें से टॉप प्रायोरिटी के जो टॉप 40 एमसीक्यूज हैं वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आएगा और आप इस सेशन को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो एमसीक्यूज हम आज यहाँ कवर करने वाले हैं वो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आयोजित हुए इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम जो है वो क्या थी? आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इसका जो इनॉग्रल उद्बोधन था वो हमारे पीएम माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने दिया था। इसका इनॉग्रल उद्बोधन जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था। और क्या थीम था, उसकी प्रसंग जो था उसका क्या था? तो प्रसंग क्या था दोस्तों? बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड, ये उसका प्रसंग था। उसकी थीम जो थी पूरे प्रोग्राम की इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की, वो क्या थी दोस्तों? वो थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। और इस ग्लोबल वीक का इनॉग्रल संबोधन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो दिया था। और ये जो रिवाइवल है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों पुनरुद्धार। क्या है दोस्तों? पुनरुद्धार जो है इसका मतलब है। और किस चीज का पुनरुद्धार दोस्तों? आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में हम लोग कोविड-19 की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी जो है वो छा रखी है और पूरे विश्व में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आर्थिक क्षमताएं हैं देशों की, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और ऐसे में इस ग्लोबल वीक का प्रसंग जो था वो बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड। इसका कारण ये था दोस्तों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जो घोषणा है वो की गई थी दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। उस वजह से जिस तरह से भारत वर्ल्ड वाइड देशों के मध्य में से कैसे अपने आप को फिर से स्टेबल बना रहा है, उसके ऊपर ये वीक जो है वो आयोजित हुआ था। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो है वो चला था और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए उस पर बातचीत हुई थी। इनॉग्रल उद्बोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। और क्या प्रसंग था दोस्तों? बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत हेल्ड इन विच स्टेट? भारत की प्रथम ई लोक अदालत जो है वो किस राज्य में आयोजित हुई? तो किस राज्य में पहली प्रदेश स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन जो है वो हुआ था? तो आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। आप सभी को बताया दोस्तों, हमने डिस्कस किया था, छत्तीसगढ़ वो राज्य था जहां पे देश की प्रथम ई लोक अदालत का आयोजन जो है वो हुआ था। और आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो ई लोक अदालत का आयोजन हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि जो लोक अदालत है, ये लोक अदालत कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, ये एडीआर से आया है। एडीआर का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम या अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसके तहत बिना कोर्ट गए, बिना कानूनी रूप में फंसते हुए दो पक्षों के मध्य आपसी सहमति से मामले का सुलटारा करवा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। उसके अंतर्गत ये लोक अदालत जो है वो एक इनिशिएटिव है, कई राज्य सरकारें इसको चला रही हैं। और राजस्थान में भी जो है हमने देखा है कि लोक अदालत का आयोजन जो है वो राजस्थान में भी होता हुआ आया है। तो छत्तीसगढ़ वो प्रथम राज्य था जहां पे ई लोक अदालत 2020 में आयोजित करवाया गया था। और इसका जो इनॉग्रेशन था वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन जी द्वारा किया गया था। पी.आर. रामचंद्र मेनन जी द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया था। और तकरीबन 3000 मामलों की सुनवाई जो है दोस्तों हुई थी। 3000 केसेस को सुना गया था। और तकरीबन दोस्तों आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश स्तरीय में 195 बेंचेस ने बैठ के इसे जो है वो सुलझाया था। 195 बेंचेस पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बैठी थी और वहां पे तकरीबन 3000 केसेस को जो है वो सुना गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामचंद्र मेनन जी, इन्होंने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। छत्तीसगढ़ के मामले में आपको ध्यान रखना है, एक तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत जो है वो यहाँ हुई थी।
किसकी शुरुआत हुई थी? गोधन न्याय योजना की। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि लघु वन उत्पाद की खरीद के मामले में दोस्तों, लघु वन उत्पाद की खरीद के मामले में भी छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे देश में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है दोस्तों, इंजेती श्रीनिवास, श्रीकांत माधव वैद, नवजीत बाल या ज्ञानेंद्रो निगोम्बाओ। हमने इसे भी डिस्कस किया था दोस्तों। ज्ञानेंद्रो निगमबाउन जी को क्या है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। कौन है दोस्तों ज्ञानेंद्रो निगमबाउन जी? मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए थे दोस्तों। ये कहां से जुड़े हुए थे? मणिपुर जो हॉकी है, मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए थे। अब इन्हें हाल ही में हॉकी इंडिया का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसकी जगह लेंगे दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। मुश्ताक साहब, मोहम्मद मुश्ताक जी जो थे वो इसके पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में अब हॉकी इंडिया ने नया ज्ञानेंद्रो निगमबाउन जी को अपना अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। और क्या नियुक्त किया है दोस्तों? इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है दोस्तों? कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चौथे क्वेश्चन की ओर, विच कंट्री हैज बिकेम द सेकंड इन एशिया रीजन? वो देश जो एशिया में द्वितीय है टू कंडक्ट इलेक्शन इन ऑनगोइंग कोरोना पेंडेमिक, जिसने हाल ही में अपने चुनाव संपन्न करवा दिए हैं कोरोना महामारी के दौर में भी। आपको इसका जवाब बताना है दोस्तों जल्दी से जल्दी कि भाई एशिया महाद्वीप का वो दूसरा कौन सा देश है जिसने कोरोना संक्रमण के दौर में हाल ही में चुनाव को जो है संपन्न वो है करवा दिया है। ऑप्शंस हैं दोस्तों, पाकिस्तान, रशिया, सिंगापुर या साउथ कोरिया। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और ये जो टॉप 40 एमसीक्यूज की सीरीज में आप लोगों के लेके आया हूं, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहद जरूरी होगा आप लोगों के वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दीजिए दोस्तों कमेंट करके कि क्या सही जवाब है कि एशिया महाद्वीप का वो दूसरा कौन सा देश है जिसने कोरोना संक्रमण के दौरान भी चुनाव जो है अपने संपन्न करवा दिए हैं। तो इसको हमने डिस्कस किया था। सिंगापुर वो देश है जिसने, वो सिंगापुर सेकंड है, क्या है दोस्तों? सेकंड कंट्री है एशिया रीजन में जिसने चुनाव संपन्न करवाए हैं। और पहली कौन है दोस्तों? ये है साउथ कोरिया जो है, ये फर्स्ट है जिसने अपने इलेक्शंस को संपन्न वो है करवाया था। सिंगापुर के अंतर्गत चुनाव 10 जुलाई को आयोजित हुए थे और पीपल्स एक्शन पार्टी ने यहाँ पे विजय जो है वो प्राप्त की थी। और साउथ कोरिया के अंदर दोस्तों 15 अप्रैल को जो है वो क्या आयोजित हुए थे? चुनाव आयोजित हुए थे। इसलिए जो सिंगापुर है वो क्या बन गया है दोस्तों? दूसरा देश बन गया है एशिया रीजन का चुनाव करवाने में। ठीक है दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। Asia's largest and world's second largest data center has been started in which city of India? एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत के किस शहर में खुला है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई। जल्दी से जवाब दे दीजिए दोस्तों कमेंट करके। तो हमने इसको भी डिस्कस किया था दोस्तों, मुंबई के अंतर्गत जो है ये डाटा सेंटर खुला था। क्या नाम था इसका? एनएम डाटा सेंटर योटा एनएम डाटा सेंटर, NM1 डेटा सेंटर जो है दोस्तों इसका नाम था। योटा NM1 डाटा सेंटर जो है ये मुंबई में नहीं दोस्तों, नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में खुला था। नवी मुंबई के दोस्तों पनवेल क्षेत्र में, कहां खुला था दोस्तों? ये नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में खुला था योटा NM1 डाटा सेंटर। ये दोस्तों एक टायर 4 डाटा सेंटर है। क्या है दोस्तों? टायर 4 डेटा सेंटर है। आधुनिक होते हैं, पावर कूलिंग, पावर, ऑटो पावर का इसमें जो है वो साधन होता है, इस वजह से ये आधुनिक गिने जाते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है खोल दिया है यहाँ पर भारत में। और ये जो टायर योटा NM1 डाटा सेंटर है दोस्तों, ये हीरानंदानी ग्रुप का है। हीरानंदानी ग्रुप का है ये। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्घाटन जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी, और किसने किया था दोस्तों? उसके अलावा इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र सीएम और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं हमारे रविशंकर प्रसाद जी। कौन है दोस्तों? रविशंकर प्रसाद जी ने जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में योटा NM1 डाटा सेंटर है, टायर 4 डाटा सेंटर है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो है वो खुल गया है मुंबई में।
पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इन विच कंट्री द सर्वे कंडक्टेड ऑन टाइगर्स इन 2018 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाल ही में किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो शामिल हो गया है? जल्दी से आपको मुझे इसका जवाब देना है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों बताइए? इंडिया, श्रीलंका, नेपाल या चाइना? इसका सही जवाब दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी मुझे बताना है कि इसका सही जवाब जो है वो क्या है दोस्तों। जल्दी से आपको मुझे इसका सही जवाब जो है वो बता देना है। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो भारत है। भारत के अंदर जो 2018 में टाइगर सेंसस किया गया था दोस्तों, क्या किया गया था? टाइगर सेंसस। तो क्या होता है टाइगर सेंसस दोस्तों? बाघों की गिनती की गई थी, तो भारत में कुल मिला के 2967 बाघ जो है वो पाए गए थे। ये पूरे ब्रह्मांड में बाघों की जो संख्या है उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों? 75% है। और भारत को ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल किया गया था? क्योंकि ये जो टाइगर सेंसस था दोस्तों, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे था। क्या था? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे था। 32 लाख के आसपास फोटोज जो है यहाँ पे क्लिक की गई थी। कितनी दोस्तों? फोटोज जो है 32 लाख के आसपास यहाँ पे फोटोज जो है दोस्तों वो क्या की गई थी? क्लिक जो है वो की गई थी। इस वजह से जो है ये टाइगर सेंसस जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे है, कैमरा आधारित सेंसस जो था ये था, इसलिए इसे क्या बनाया गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित जो है वो किया गया। सातवां क्वेश्चन, हु इज टू रिप्रेजेंट इन द वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन टू बी हेल्ड ऑन 15 जुलाई? माफ कीजिएगा, हाँ, हु इज टू रिप्रेजेंट इंडिया, भारत को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? करने वाला था, माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी एक जो है कार्य वो हो चुका है। तो यूरोपियन यूनियन तथा भारत के बीच 15 जुलाई को होने वाली वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किसने किया? आप ये लिख सकते हैं किसने किया, जो है वो आप यहां पे कर दीजिए, किसने किया। ठीक है दोस्तों, आपको जवाब देना है कौन था भारत का। तो एस जयशंकर जी थे, नरेंद्र मोदी जी थे, पीयूष गोयल जी थे या निर्मला सीतारमन जी थी? आपको सही जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जो थे उनके द्वारा जो है ये कार्य किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो है वो रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे। और उसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है उनकी तरफ से यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन दोस्तों? यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन लैन डेयर, एक तो ये थी, और उसके अलावा माफ कीजिएगा यूरोपियन यूनियन कमीशन के, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के, माफ कीजिएगा दोस्तों, यूरोपियन यूनियन काउंसिल जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उसके जो प्रेसिडेंट कौन है? वो चार्ल्स माइकल। इन्होंने, इनकी यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये दो जने और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने जो है यूरोपियन यूनियन जो समिट है, जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में वर्चुअली हुआ था, उसको जो है भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो किया था। निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं, एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, आठवां, विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड मोदी स्कीम? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मोदी योजना की शुरुआत जो है दोस्तों वो की गई है? माफ कीजिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या दिल्ली? आपको जल्दी से जल्दी इसका जवाब बताना है दोस्तों। तो सही जवाब क्या है? लद्दाख वो यूनियन टेरिटरी है जिसने अभी हाल ही में मोदी योजना की शुरुआत की है। क्या है दोस्तों मोदी योजना? तो मोदी योजना है दोस्तों मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है दोस्तों, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है दोस्तों वो इसका पूरा नाम है। इसके तहत क्या है दोस्तों कि अगले 5 सालों में क्या करना है दोस्तों? अगले 5 सालों में लद्दाख को जैविक प्रदेश जो है वो बनाना है। क्या करना है दोस्तों? जैविक प्रदेश जो है वो बनाना है। उस वजह से ये कार्य किया जा रहा है। अगले 5 सालों में लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाना है, इसके लिए इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। मोदी का क्या मतलब हुआ? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जो है ये घोषित किया गया है। अब आपको मुझे ये बता देना है दोस्तों कि लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों? तो लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो
पी आर माथुर जी हैं, पी आर माथुर जी जो है वो भी वर्तमान में क्या है दोस्तों, पी आर माथुर जी क्या है अभी वर्तमान में लद्दाख के क्या है दोस्तों, गवर्नर है पी आर माथुर जी। ठीक है दोस्तों, तो अगले 5 सालों में लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाया जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, आर के माथुर जी जो है अभी वर्तमान में क्या है, आर के माथुर जी जो है वो राधा कृष्ण माथुर जी अभी वर्तमान में लद्दाख के क्या है दोस्तों, गवर्नर है, और उनके द्वारा ये मोदी योजना की शुरुआत जो है वो लद्दाख के अंदर की गई है। चलिए, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को, और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके क्या किया गया था, लद्दाख और जम्मू को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। चलिए, फिर 9th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वॉन द CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 रिसेंटली, किस कंपनी को हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जो है वो मिला है, योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, NTPC, BPCL या कोल इंडिया। सही जवाब NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रह जाएगा। एनटीपीसी को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है वो दिया गया है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी आप कैसे अपनी कंपनी को क्या करवाते हैं दोस्तों, सस्टेन जो है करवाते हैं। और ये जो एनटीपीसी है दोस्तों, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल के अंतर्गत काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाली क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बीपीसीएल का भी आपको ध्यान रखना है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी क्या है दोस्तों, पीएसयूज हैं। और ये जो योटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, ये क्या है दोस्तों, ये हीरानंदानी ग्रुप का जो योटा डाटा सेंटर है उसके अंतर्गत आने वाली सब्सिडियरी कंपनी है। किसकी, हीरानंदानी ग्रुप की योटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्या है, सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ का मतलब क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वर्ल्ड बैंक की, जिन्हें अभी हाल ही में बनाया गया है। ऑप्शन है अंशुला कांत, विन्नी महाजन, क्लेव कोनोर, इंदिरा नूई। जल्दी कमेंट करके जवाब बताइए दोस्तों। सही जवाब क्या है, अंशुला कांत। ये अभी वर्तमान में क्या है, ये अभी वर्तमान में एसबीआई की एमडी भी है, एसबीआई के अंतर्गत भी कार्य कर रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर अभी किसकी है, ये एसबीआई की है। इन्हें वर्ल्ड बैंक का क्या बना दिया गया है दोस्तों, इन्हें वर्ल्ड बैंक का एमडी और सीएफओ जो है वो बना दिया गया है। विन्नी महाजन, ध्यान रखिएगा, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव है। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, विन्नी महाजन। क्लेव कोनोर मेलबर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्षा होने वाली हैं, प्रेसिडेंट होने वाली हैं अगले साल से। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, कुमार संगकारा। और ये जो क्लेव कोनोर है, ये क्या है, इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है। इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, विन्नी महाजन जी। क्लेव कोनोर जी कौन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की क्या है, ये अगली अध्यक्ष जो है वो होने वाली है। इंदिरा नूई जी जो है वो पेप्सिको की क्या है, पेप्सिको की हैं। और अंशुला कांत जी को अभी हाल ही में क्या बना दिया गया है, एमडी एंड सीएफओ ऑफ वर्ल्ड बैंक। 11 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स चीपेस्ट आरटीपीसीआर बेस्ड कोरोना टेस्ट किट, विश्व की सबसे सस्ती आरटीपीसीआर आधारित कोरोना जांच किट किस देश में जो है वो लॉन्च की गई है। आपके ऑप्शंस है इंडिया, रसिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से जल्दी कमेंट करके उत्तर बताइए दोस्तों। ये आरटीपीसीआर जो होता है, इसका नाम अभी आपने कोविड काल में बहुत सुना होगा। आरटीपीसीआर क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। क्या है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ये एक पर्टिकुलर टाइप के आरएनए को फाइंड करने के लिए इस प्रक्रिया का जो है वो उपयोग किया जाता है। और ये जो आरएनए होता है, यही हमारा कोरोना है दोस्तों। इसका पता करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और आरटीपीसीआर आधारित जो टेस्ट किट होती है दोस्तों, वो 100% सही रिजल्ट बताती है, ऐसा अनुमान जो है वो लगाया जाता है। इसके आधार पर आरटीपीसीआर आधारित कोरोना जांच किट जो है वो सबसे सस्ती अभी हाल ही में भारत में लॉन्च की गई है। भारत की आईआईटी दिल्ली ने इसे विकसित किया है। नाम क्या है दोस्तों, कोरो श्योर। क्या नाम है दोस्तों,
कोरोश्योर जो टेस्ट किट है ये आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल ही में विकसित की है और इसकी बेस प्राइस कितनी है दोस्तों, 399 रुपए। मात्र 400 रुपए के अंदर आपका पूरा संपूर्ण कोरोना का जांच जो है वो हो जाएगा। ध्यान रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बुक टाइटल्स हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेट बायोग्राफी हैज बीन ऑथर्ड बाय। ये जो हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा जो बायोग्राफी है, इसके पुस्तक का लेखन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केजांग डी थोंगडोंग, तेंजिन गेचे तेथोंग, वांगचुक दोरजे या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए दोस्तों, क्या इसका सही जवाब है? क्या सही जवाब है दोस्तों? तेंजिन गेचे तेथोंग जी जो हैं इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। और ये जो इलस्ट्रेट बायोग्राफी है ये दलाई लामा जो है इनके जीवनी पर आधारित है। इसके अंतर्गत दलाई लामा की 400 सबसे रेयर फोटोज का जो है वो संकलन है। 352 पृष्ठ की ये जो है बुक है और इस ऑथर को कितने साल लग गए दोस्तों? 5 साल लग गए इस बुक को लिखने में। इसके लिए ये आपको ध्यान में रखना है। तेंजिन गेचे तेथोंग। फिर है विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ सैनिटाइजिंग डिवाइस कॉल्ड शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस जो है वो किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? इसका जवाब जो है दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी मुझे बताना है कि आईआईटी शुद्ध का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है। इसका जवाब आपको मुझे बताना है। इसका जवाब जो है दोस्तों मुझे आपको बताना है कि किस आईआईटी ने शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस का विकास जो है वो किया है। तो आपका सही जवाब क्या है दोस्तों? आईआईटी कानपुर ने जो है इस डिवाइस का निर्माण किया है। क्या है दोस्तों ये शुद्ध? भाई शुद्ध को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी डिसइंफेक्शन हेल्पर। क्या बोलेंगे दोस्तों? डिसइंफेक्शन हेल्पर जो है इस डिवाइस का नाम जो है वो रखा गया है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो है वो 10 स्क्वायर फीट के एक कमरे को विदिन 15 मिनट जो है वो कीटाणु रहित बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों? कीटाणु रहित बना देता है, बैक्टीरिया रहित बना देता है। क्या है? शुद्ध। किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। चलिए फिर है भाई हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर इन इंडिया टू बांग्लादेश। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत ने किसे अपना राजदूत जो है वो अगला नियुक्त किया है? उसका जवाब आपको हमें जल्दी से जल्दी दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताना है। जल्दी जवाब दे दीजिए दोस्तों, क्या इसका सही जवाब है? ठीक है, हाँ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विक्रम दुर्रे स्वामी जी जो हैं वो भारत के अगले राजदूत होंगे। कहां पे? बांग्लादेश में। विदुपी नैयर जी जो हैं, ये विदुपी नैयर जी साहब कौन है भाई? ये विदुपी नैयर जी साहब जो है दोस्तों ये भारत के अगले तुर्कमेनिस्तान के, इन्हें कहां अपॉइंट किया गया है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। गौरंग लाल दास जी को कहां का? ताइवान का जो है वो नियुक्त किया गया है। कहां का नियुक्त किया गया है? ताइवान का। और ये जो हरीश चंद्र कोटलवर जी हैं इन्हें कहां का नियुक्त किया जाए? चेज रिपब्लिक। क्या नाम है? चेज रिपब्लिक का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। 15th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ मुख्य कार्यवाहक अधिकारी जो है अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं शशांक मनोहर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर या हेमांग अमीन। जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो क्या है? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? हेमांग अमीन जी को भी हाल ही में क्या किया गया है दोस्तों? हेमांग अमीन जी को क्या किया गया है? सीईओ बना दिया गया है। कहां का? बीसीसीआई का। हाँ, राहुल द्रविड़ अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन हैं। ध्यान में रह जाएगा दोस्तों। तो किसे बनाया गया है सीईओ बीसीसीआई का? हेमांग अमीन जी को भी हाल ही में नियुक्ति दी गई है। फिर है 16 हु हैज बीन अवॉर्डेड द एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। हाल ही में किसे एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से जो है वो नवाजा गया है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या राजस्थान। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जल्दी मुझे बता दीजिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। किसके लिए? छत्तीसगढ़ में एक सेवा है दर्पण वेब पोर्टल और ऐप के लिए। दर्पण वेब पोर्टल
और ऐप के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। क्या होता है इस दर्पण वेब पोर्टल पे दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, उसका संपूर्ण डेटा इस वेबसाइट पर रहता है, ऐप पे रहता है, और जो भी ग्रीवियंसेस होते हैं, कठिनाइयां जो महसूस होती हैं, वो भी हाथों हाथ इस दर्पण पे और इस ऐप पे जो है वो सुलटा ली जाती है। इसलिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड छत्तीसगढ़ को जो है वो दिया गया है। अभी पढ़ा था छत्तीसगढ़ पहली ई लोक अदालत, गोधन न्याय योजना, लघु वन उत्पाद में देश में प्रथम। ठीक है दोस्तों, 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 2022 फीफा वर्ल्ड कप? 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा दोस्तों? जल्दी से जवाब बता दीजिए। इंडिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है दोस्तों वो कहां किया जाएगा? वो कहां किया जाएगा दोस्तों? कतर के अंतर्गत जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कतर के अंतर्गत जो आयोजन होगा ये अरब वर्ल्ड में होने वाला पहला आयोजन होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत टोटल 32 टीमें जो है वो भाग लेने वाली हैं। कितनी टीमें भाग लेने वाली है दोस्तों? 32 टीमें जो है वो भाग लेने वाली है, ध्यान में रह जाएगा। उसके अलावा 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सा? फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जो है ये कहां आयोजित होगा भाई? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत में क्या होगा? भारत में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन, वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो होगा, कब होगा? 2021 में। कब होगा दोस्तों? 2021 में, याद रह जाएगा। 18वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? इसका क्या सही जवाब है दोस्तों, ये आपको मुझे बताना है। तो नितिन मेनन जी हैं, अशोक लवासा जी हैं, बृजेंद्र नवनीत जी हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या सही जवाब है दोस्तों? अशोक लवासा जी को क्या नियुक्त किया गया है? एडीबी का नया वाइस प्रेसिडेंट। और ये अभी वर्तमान में भारत के क्या है दोस्तों? चुनाव आयुक्त भी अभी ये वर्तमान में भारत के हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के क्या है दोस्तों? ये चुनाव आयुक्त भी हैं। नितिन मेनन जी जो है वो आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स में जाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं, तीसरे, और ये सबसे यंगेस्ट एम्पायर होंगे जो आईसीसी के एलाइट पैनल ऑफ इंटरनेशनल एम्पायर्स में शामिल होने वाले हैं। अशोक लवासा जी चुनाव आयुक्त हैं, और इसके अलावा इन्हें अभी हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक का क्या नियुक्त कर दिया गया है? उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, फिर है 19वां सवाल। व्हाट इज द प्लेस ऑफ मुकेश अंबानी इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल ऑफ ब्लूमबर्ग मिलेनियर? ब्लूमबर्ग मिलेनियर द्वारा जारी सूची में विश्व के सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी का क्या स्थान है? तो क्या है दोस्तों? 6वें स्थान पे जो है वो मुकेश अंबानी को रखा गया है। पहले स्थान पे अमेजॉन के जेफ बेजोस जी को, दूसरे स्थान पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जी को, और तीसरे स्थान पे जो है फेसबुक के मार्क जकरबर्ग जी को रखा गया है। और 6वें स्थान पे हमारे कौन है? अंबानी साहब। यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 6वें स्थान पे कौन है सर? मुकेश अंबानी जी जो है वो हैं। चलिए दोस्तों, फिर है विच कंपनी हैज बॉट 7.7% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म? जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% स्टेक किसने अभी हाल ही में एक्वायर किया है? फेसबुक, गूगल, क्वालकॉम या एप्पल? तो क्या आंसर है दोस्तों? गूगल। गूगल ने अभी हाल ही में क्या किया है? 7.7% स्टेक जो है वो जियो प्लेटफॉर्म में खरीद लिया है। तकरीबन 33,537 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो गूगल ने जियो के अंदर कर दिया है। अभी ये जो क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी है इसने भी गूगल में 0.15% जो स्टेक है वो एक्वायर किया था। और फेसबुक ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी दोस्तों 9.9% स्टेक को खरीद के। अब तक जियो के अंतर्गत फेसबुक के बाद से कितना 1.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो भी वर्तमान में आ चुका है दोस्तों। उसके अलावा 100% में से तकरीबन 32.84% स्टेक जो है वो जियो अब तक बेच चुका है। और अब तक फेसबुक के बाद से और फेसबुक के समेत टोटल
14 कंपनियों ने अभी तक इसमें जो निवेश है वो कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? फेसबुक हो गया, गूगल हो गया और क्वालकॉम वेंचर्स जो है वो हो गया है। ये क्वालकॉम अभी हाल ही में चर्चा में था इसके लिए, ठीक है। और जियो प्लेटफॉर्म में 1.52 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। फेसबुक ने 9.9% एक्वायर किया था और 7.7 किसने एक्वायर किया है? गूगल ने, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर है फिक्की हैज एस्टिमेटेड हाउ मच जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फिक्की क्या है भाई? फेडरेशन, इसकी फिक्की की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है। और वर्ष 2020-21 के लिए इसने भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है दोस्तों? तो यह है -4.5% अनुमान जो इसका लगाया हुआ है। ये 1.8 जो है ये जीडीपी का अनुमान लगाया है दोस्तों FITCH फिच सॉल्यूशंस ने इसकी अनुमान लगाया है दोस्तों। और ये जो 0% अनुमान है दोस्तों ये लगाया है मूडीज ने। किसने लगाया है दोस्तों? मूडीज ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी इस वर्ष 0% रहेगी। 1.8 लगाया है फिच सॉल्यूशंस ने। और ये जो 4% है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये अनुमान है कि 4% जो है वो भारत की जीडीपी रहने वाली है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अध्यक्षा संगीता रेड्डी, ठीक है दोस्तों। चलिए 22वां, इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब इज बीइंग डेवलप्ड एट विच पोर्ट। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस पोर्ट पर विकसित जो है वो किया जा रहा है? तो आपको सही जवाब बताना है, कोचीन, कांडला, मुंबई या चेन्नई। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? कोचीन पोर्ट जो है वहां पे भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो विकसित किया जा रहा है। क्या मतलब होता है भाई ये ट्रांसशिपमेंट का? तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि एक इस प्रकार का हब विकसित किया जाएगा एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, जिसके तहत जो है एक मालवाहक जहाज में जो माल भरा जाता है और यही माल जो है इस हब में टेम्परेरी बहुत कम समय के लिए स्टोर किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे जहाज में जो है इसे आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके लिए ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो विकसित किया जा रहा है। कहां पे? कोचीन पोर्ट के वल्लरपडम टर्मिनल को जो है इसके लिए विकसित किया जा रहा है, कोचीन पोर्ट के, ठीक है दोस्तों। और ये जो मुंबई पोर्ट है, ये मुंबई पोर्ट के अंतर्गत, मुंबई के अंतर्गत आने वाला एक पोर्ट और है जिसे हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये भारत का सबसे बिजिएस्ट, सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। और जो चेन्नई पोर्ट है ये भारत का सबसे सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है भारत का, याद रह जाएगा। कोचीन पोर्ट पे भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर है 23वां सवाल, रिसेंटली यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रिलीज्ड विच गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन। इसका सही जवाब है जो दोस्तों मुझे आपको बताना है कि हाल ही में प्रज्ञता गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की गई थी। किसके द्वारा? ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं असल में कौन सी गाइडलाइंस है? अच्छा, तो मैंने ही बता दिया कि भाई प्रज्ञता गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई है, ठीक है। प्रज्ञता गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई है। प्लान, रिव्यू, असाइन, गाइड, टॉक, अरेंज और ट्रैक और असाइन, ये जो है, और एप्रिशिएट, ये गाइडलाइंस जो है वो एचआरडी मंत्रालय ने जारी की हैं। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश, ठीक है, पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जी जो है दोस्तों ये क्या है? अभी वर्तमान में भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं। निशंक जो है वो क्या है? इनकी उपाधि है। तो एचआरडी मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस डिजिटल एजुकेशन के लिए जारी की गई थी, जिसमें यह था कि 0 से 5 साल के बच्चों के लिए सिर्फ 30 मिनट, 5 वर्ष या 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 30 मिनट ही जो डिजिटल शिक्षा है या डिजिटल जो स्क्रीन टाइम है वो होना चाहिए। और ये प्रज्ञता गाइडलाइन थी। प्लान था सबसे पहले, फिर था रिव्यू, फिर था असाइन, फिर था गाइड, फिर था टॉक, फिर था एप्रिशिएट, फिर उसके बाद में ट्रैक करना और अंतिम में एप्रिशिएट था, ठीक है दोस्तों।
फिर है 24वां, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस टू फॉर्म एन ओपन स्काई एग्रीमेंट विद इंडिया। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ में ओपन स्काई एग्रीमेंट जो है वो करने की घोषणा की है? तो क्या जवाब है दोस्तों? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात वो देश होगा जो भारत के साथ में ओपन स्काई एग्रीमेंट करने वाला है। क्या मतलब होता है दोस्तों ओपन स्काई एग्रीमेंट का? ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि दो देशों के मध्य अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स का आवागमन जो है वो हो सके। अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स का आवागमन जो है वो हो सके, इसके लिए किया जाता है। और अभी वर्तमान में भारत का एक तो सार्क देशों के साथ में, किसके साथ में? सार्क देशों के साथ में। सार्क देशों का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इनके साथ में, और वो देश जो भारत से 5000 किलोमीटर रेडियस दूर है उनके साथ में भारत का क्या है? ओपन स्काई एग्रीमेंट है। और अब यूएई ने कह दिया है कि भाई हमारे साथ में भी आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स का एक करार कर दीजिए। उस करार को क्या कहा जाता है दोस्तों? ओपन स्काई एग्रीमेंट उन्हें कहा जाता है। चलिए फिर है व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड। तो अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई वो दिन है जब अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों। और ये 17 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अडॉप्ट करने की ट्रीटी जो है दोस्तों वो क्या हुई थी? ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। इसके कारण से जो है ये दिवस 17 जुलाई विश्व न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हेग नीदरलैंड्स, क्या है? हेग नीदरलैंड्स में जो है दोस्तों इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। और भारत से अभी वर्तमान में दलवीर भंडारी जी जो हैं वो इसके क्या है दोस्तों? दलवीर भंडारी जी जो हैं वो भी वर्तमान में इसके जज हैं, इस पैनल के अंदर एक जज हैं। और भारत का कुलभूषण जाधव केस जो है वो भी वर्तमान में कहां चल रहा है दोस्तों? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत चल रहा है। हेग नीदरलैंड में इसका कार्यालय है। 17 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन आईसीजे यानी कि 17 जुलाई के दिन ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अडॉप्ट करने की ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है विच स्टेट इज द फर्स्ट टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड। सरकारी जमीन की निगरानी के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा वो राज्य बन गया है जिसने भी हाल ही में BLIUS भुवनेश्वर लैंड इंटेलिजेंस सिस्टम, भुवनेश्वर लैंड यूजेस इंटेलिजेंस सिस्टम कह दीजिए, इसका जो है अभी हाल ही में लॉन्चिंग की है। और इस कारण से जो है सरकारी भूमि पर जो एनरोचमेंट होता है, सरकारी भूमि को हड़पने की जो प्रक्रियाएं की जाती है भूमि माफियाओं द्वारा, उस पर अंकुश लगाने के लिए उड़ीसा की सरकार ने भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम नामक एक डिवाइस को जो है वो लॉन्च कर दिया है। और इसके द्वारा अब स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो ध्यान रखा जाएगा कि भुवनेश्वर के अंतर्गत कोई सरकारी जमीन को तो नहीं हड़प रहा है या ऐसी कोशिश तो जो है वो नहीं कर रहा है। फिर है गूगल सीईओ अनाउंस्ड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन इंडिया। गूगल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है भाई? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं। उन्होंने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है? भाई ये सवाल थोड़ा सा पहले होना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं। 10 अरब डॉलर, ठीक है, 10 बिलियन, कितने? 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने का इन्होंने ऐलान किया था। और ऐलान के बाद में ही 43वीं आम सभा, किसकी? 43वीं AGM जो हो रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उसमें इन्होंने घोषणा कर दी मुकेश अंबानी ने कि गूगल जो है वो जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% स्टैक खरीदने वाला है। अभी हमने पहले ही इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है सर। सुंदर पिचाई जी जो है वो भारतीय मूल के हैं और मदुरई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। कहां पे हुआ है दोस्तों? मदुरई तमिलनाडु में इनका जन्म जो है वो हुआ है, ठीक है। फिर है हु विल रिसीव द वॉन कर्मन अवार्ड फॉर 2020। वॉन कर्मन अवार्ड किसे दिया जाएगा? के सिवन, बॉब बैंकेन, डॉग हर्ले या राकेश शर्मा? तो क्या सही जवाब है? के सिवन। के सिवन जी कौन है भाई? इसरो के चीफ है, अभी हमारे इसरो के क्या है दोस्तों? चीफ है। और इन्हें के सिवन जी को जो है वॉन कर्मन अवार्ड 2020 दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है ये वॉन कर्मन अवार्ड? तो ये दिया जाता है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा, जिसके संस्थापक कौन थे? वॉन कर्मन। और वॉन कर्मन
के नाम के ऊपर जो है ये अवार्ड दिया जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट कोई कार्य करता है उसे ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इनसे पहले 2 भारतीयों को ये अवार्ड दिया जा चुका है और ये जो बॉब हर्ले और बॉब बेनकेन और डॉग हर्ले हैं, ये भी हाल ही में एलन मस्क की स्पेस एक्स जो लॉन्च हुई थी उसके नासा एस्ट्रोनॉट्स थे, ठीक है। और राकेश शर्मा भारत के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पेस में अपना कदम जो है वो रखा था, ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। चलिए फिर है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट द ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोरोना वैक्सीन। हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन बना है? तो क्या ऑप्शंस हैं? चाइना, रसिया, जापान या कोई भी नहीं। तो क्या सही जवाब है दोस्तों? रसिया ने अभी ऐलान किया है। रसिया की जो सेचनेव यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल पूरे हो चुके हैं और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट अभी तक नहीं मिला है। भारत में कोरोना वैक्सीन का क्या प्रोसेस है? तो भारत बायोटेक जो है दोस्तों, भारत बायोटेक जो है वो कोवैक्सीन नामक वैक्सीन को विकसित कर रही है। कोवैक्सीन नामक वैक्सीन को विकसित कर रही है और हमने अभी इसके क्या कर दिए दोस्तों? क्लिनिकल ट्रायल जो है वो पूरे कर दिए। क्या कर दिए दोस्तों? क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर दिए और ह्यूमन ट्रायल जो है हमने क्या कर दिए? शुरू कर दिए दोस्तों। ह्यूमन ट्रायल जो अभी हाल ही में हमने शुरू किए हैं और रसिया ने क्या किया? ह्यूमन ट्रायल पूरे कर लिए। सेचनेव यूनिवर्सिटी ने यह घोषणा की है कि उनके वहां पे ह्यूमन ट्रायल जो है वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों वो जीत लिया है? इसका आपको मुझे जल्दी से जल्दी जवाब देना है। कमेंट कीजिए दोस्तों क्या इसका सही जवाब है। तो ये जो केजोंग डी थोंगडोक जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में क्या कर दिया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीत लिया है। इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी दोस्तों। क्या बनाई थी? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो है वो इनके द्वारा बनाई गई थी। वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री क्या थी दोस्तों? छी लुपा। ये क्या था भाई? छी का मतलब होता है हनी और लुपा का मतलब होता है हंटिंग। तो हनी हंटिंग जो अरुणाचल प्रदेश में एक विलुप्त होती एक जो ट्रेडिशन है उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो ह्यूमन हनी हंटिंग के ऊपर छी लुपा नामक बनाई थी। उस वजह से इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का दिया गया है केजांग डी थोंगडोक जी को। याद रह जाएगा। चलिए फिर है रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2020 रिपोर्ट। वॉलंटरी नेशनल 2020 रिपोर्ट हाल ही में निम्न में से किस संगठन ने स्वैच्छिक समीक्षा 2020 रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की है दोस्तों? उसका सही जवाब आपको बताना है। आपके सामने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, नीति आयोग ने या योजना आयोग ने। सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग ने जो है वो स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट जो है वो हाल ही में रखी है। किसके सामने? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पॉलिटिकल फोरम पे इन्होंने ये रिपोर्ट रखी है और स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट नीति आयोग ने रखी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन कौन है सर? राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत जो है वो इसके सीईओ हैं। याद रह जाएगा दोस्तों। तो नीति आयोग ने स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट 2020 अभी प्रस्तुत की थी। किसके सामने की थी दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पॉलिटिकल फोरम के सामने। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पॉलिटिकल फोरम के सामने जो है ये स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन सा देश किस प्रगति से पा रहा है उसके ऊपर ये डिस्कशन होता है और इस पर भारत ने अपनी स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट 2020 को जो है वो प्रस्तुत किया था। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत। याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए
फिर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट सेटअप इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन जो है वो किया है? तो कहां किया है? मध्य प्रदेश के दोस्तों रीवा क्षेत्र में। कहां किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की घोषणा की है और ये भारत का सबसे बड़ा होगा, इंडियाज लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, रीवा के अंदर जो है ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन जो है वो वहां पे प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर है विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन द यूनाइटेड किंगडम आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2019। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम यूके में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक जो है वो दोस्तों बन गया है? उसके बारे में आपको मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, बताना है कि 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम यूके में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक जो है वो बन गया है? कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में। तो क्या आपका आंसर होगा दोस्तों? इंडिया वो देश है जो यूके में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। क्यों है दोस्तों? कि भारत ने वहां पे 5429 जॉब्स क्रिएट की हैं और 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में भारत ने वहां पे निवेश जो है वो वर्तमान में कर रखा है। इस कारण भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत अमेरिका के बाद में। और भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक कौन है भाई? भारत में सबसे ज्यादा निवेश कौन करता है? सिंगापुर। क्या नाम है सर? सिंगापुर जो है वो भारत में सबसे ज्यादा निवेश यहां पे अभी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल ट्रांसफॉर्म इंडियन रेलवे इनटू ग्रीन रेलवेज बाय विच ईयर? रेल मंत्रालय किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में जो है वो बदल देगा? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 2030 तक। अभी रेल मंत्रालय ने कहा था कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज में सहायक बनने के लिए भारतीय रेलवे जो है वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है और 2030 तक जो कार्बन एमिशन जो रेलवे के द्वारा होता है उसको शून्य कर दिया जाएगा और भारतीय रेलवे जो है वो ग्रीन रेलवेज में जो है वो कन्वर्ट जो है वो हो जाएगा। तो कब तक अनुमान है ये? 2030 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर है द इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज असॉल्ट राइफल अर्द एंड कार्मल विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन विच इंडियन स्टेट? इजराइल की वेपन इंडस्ट्रीज असॉल्ट राइफल, अरद और कार्मल का निर्माण भारत के किस राज्य में होगा? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा? इसका क्या सही जवाब है दोस्तों? जल्दी से जल्दी मुझे बता दीजिए। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है दोस्तों, यहां पे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो पीएसएलआर लिमिटेड जो है ये एक स्मॉल आर्म इंडस्ट्री है जो इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज के साथ में एक जॉइंट वेंचर चला रही है और ये अब भारत में अरद और कार्मल राइफल्स का निर्माण करेंगी। क्या खासियत है इन राइफल्स की दोस्तों? तो इन राइफल्स की खासियत क्या है कि ये 700 से 1000 राउंड प्रति मिनट जो है वो फायर कर सकती हैं, जो बंदूक से गोली है वो चला सकती है और मध्य प्रदेश में जो है ये इसका एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये जो पीएसएलआर लिमिटेड है दोस्तों, ये भारत की पहली स्मॉल आर्म इंडस्ट्री भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय द एंड ऑफ विच ईयर? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के किस वर्ष के अंत तक लाइव होने की उम्मीद जो है वो है? किस वर्ष तक लाइव जो है ये हो जाएगा? ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करके। किस वर्ष तक जो है नेशनल ग्रिड जो है इंटेलिजेंस ये ऑनलाइन हो जाएगा, लाइव हो जाएगा? दोस्तों जल्दी बता दीजिए दोस्तों कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के किस वर्ष के अंत तक लाइव होने की उम्मीद जो है? तो ये 2020 के अंत तक जो दोस्तों है वो लाइव हो जाएगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या होता है भाई? ग्रिड होता है जाल। क्या होता है? जाल। ठीक है, तो इसके तहत क्या होने वाला है कि एक जाल जो है उसको इस तरह से जो है वो बनाया जाएगा कि 14,000 पुलिस थाने इससे कनेक्ट हो जाएंगे और इन 14,000 पुलिस थानों के मध्य में कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, कोई भी सस्पेक्ट हो जिसमें पुलिस वालों को शक हो, उसकी तस्वीरों का आदान प्रदान हो, किसी भी चोरी हुए वाहन की सूचना हो या कोई भी ऐसी गोपनीय सूचना हो जो एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने तक जानी हो, उसके लिए इस नेशनल ग्रिड का उपयोग जो है वो किया जाएगा। और ये
गोपनीय होगा और सुरक्षा कारणों से बहुत अच्छा होगा, इसके लिए ये किया जा रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? आपको पता होगा 2008 मुंबई हमले के बाद से एक सीसी क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की जो स्थापना की गई थी, अब जो है इसका जो डेटा है वो एक एमओयू को साइन होने के बाद में जो है नाट ग्रिड को एक्सेस करने की अनुमति मिल गई है। सीसीटीएनएस का जो भी डेटा है वो अब कौन एक्सेस कर सकता है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एक्सेस कर सकता है, और ये 2020 के अंत तक लाइव जो है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 36वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। 37वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इंडिया का वो कौन सा राज्य है जिसने लोगों को मास्क पहनाने के लिए रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश वो जगह है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा? जो वॉलंटियर संस्थान होंगे, जो सेल्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो सेवाभावी संस्थान होते हैं, उनके वॉलंटियर्स जो है वो क्या करेंगे? लोगों को मास्क पहनाएंगे, और जो मास्क नहीं पहनेगा उसे मास्क दिया जाएगा और 20 रुपए का फाइन जो है वो लगाया जाएगा। कहां पे? मध्य प्रदेश में रोको टोको कैंपेन की शुरुआत जो है दोस्तों वो की गई है। चलिए फिर है, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अक्रॉस द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटेड? वैश्विक जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? जल्दी बता दीजिए दोस्तों, कब बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो जनसंख्या दिवस जो है वो दोस्तों कब बनाया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है। कितनी है भाई विश्व की जनसंख्या? 7.8 बिलियन पीपल, इतने लोग इस दुनिया में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। और ये दिवस जो है वो अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है कि भाई आप लोग अब समझ जाइए, इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि हमारे जो खनिज खाद्यान्न और जो हमारे बेसिक नीड की आवश्यकताएं हैं वो भी अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अब जो है ये बहुत जरूरी है कि जनसंख्या के बारे में जो लोग हैं वो अवेयर हो जाएं, और इसी वजह से इस दिवस को जो है वो मनाया जाता है। कितनी जनसंख्या हो गई है 2020 के अनुसार? 7.8 बिलियन पीपल अभी वर्तमान में हमारा जो ब्रह्मांड है वहां पे निवास कर रहे हैं। चलिए फिर है भाई, विच इंडियन हैज रजिस्टर्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय जंपिंग 101 टाइम्स विथ 1 फीट इन 30 सेकेंड्स? किस भारतीय ने हाल ही में पैर से 30 सेकंड में 101 छलांग लगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर दिया है? तो क्या ऑप्शंस है? सचिन अवस्थी, सोहम मुखर्जी, रतन लाल या श्रेया ठकराल? तो कौन है? सोहम मुखर्जी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के जो है वो निवासी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक पैर से 30 सेकंड में 101 छलांग लगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है। सचिन अवस्थी को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? विश्व खाद्य पुरस्कार से। और श्रेया ठकराल को डायना पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। अभी पहले हमने पढ़ा था केजोंग डी थोंगडोक, उनको क्या दिया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ध्यान रह जाएगा दोस्तों। अंतिम सवाल की ओर हम आ गए हैं। व्हेन इज द मलाला डे सेलिब्रेटेड? मलाला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मलाला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जुलाई को जो है मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की नागरिक हैं और तालिबान से लोहा लेने के कारण ये वर्ल्ड फेमस हो गई थी। 2012 अक्टूबर में स्कूल से एग्जाम देके आते वक्त इनके ऊपर तालिबान ने हमला किया था। इनके सिर में गोली मारी गई थी। भाग्यशाली थी जो ये बच गई, और अब जो है ये वर्ल्ड लेवल पे बच्चों के और महिलाओं के शिक्षा अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। 2014 में नोबेल पीस प्राइज कैलाश सत्यार्थी के साथ में जो है इन्हें दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी भारत के हैं और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर से बच्चों को छुड़वाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखना है। 1 जुलाई को क्या था भाई? 1 जुलाई को क्या था भाई? 1 जुलाई को क्या था दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। तो 1 जुलाई को क्या था? 1 जुलाई को जो है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे था, सॉरी डॉक्टर्स डे था। ठीक है, सीए डे था, ये थे। फिर 12 जुलाई को मलाला दिवस हो गया। 11 जुलाई को क्या था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आगे भी धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आपके परीक्षा उपयोगी चीजें लाने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।